हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा होगा कि आप लोग बढ़िया हैं, बेटर होंगे। तो आज हम बात करेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की सेकंड ड्रग सिफाइलोस्पोरिन। अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके बात किया था, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन कैटेगरी की ड्रग के बारे में बात किया था। वह बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो थी वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर टाइप की ड्रग थी। पेनिसिलिन के बारे में डिटेल से जाना था। अब नेक्स्ट वाला जो ड्रग है हमारा है वह है सिफाइलोस्पोरिन। सिफाइलोस्पोरिन यह भी एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। यह भी इसमें एक कॉमन चीज़ है कि इसमें भी बीटा लैक्टम रिंग पाए जाते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें क्या है कि सिफाइलोस्पोरिन में 6 मेंबर रिंग होता है और पेनिसिलिन में 5 मेंबर रिंग होता था। बस अंतर इतना है, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही सेम है। यह भी सिफाइलोस्पोरिन भी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। यह भी जाकर के पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे बाइंड करता है और पेप्टिडोग्लाइकन को ट्रांसपेप्टाइडेशन से रोक देता है। सेम प्रोसेस वही है। थोड़ा सा डिफरेंस यह है कि यह जो होता है यह कुछ मामलों में कि स्टेबल होता है, पेनिसिलिन से अधिक स्टेबल होने के कारण और मोर एक्टिव होने के कारण यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल कर सकता है। तो सिफाइलोस्पोरिन में आज हम बात करेंगे इसके बारे में, इतिहास, इसका हिस्टोरी जानेंगे। हिस्टोरी के बाद इसका केमिकल प्रॉपर्टी जानेंगे और इसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। लास्ट में इसका देखेंगे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखेंगे। तो चलते हैं, आज हम बात करते हैं फिर सिफाइलोस्पोरिन के बारे में। तो सिफाइलोस्पोरिन के हम पहले ये कर लेते हैं, सिफाइलोस्पोरिन का कहाँ से हमें पहले सब फर्स्ट टाइम में इसका हिस्टोरी देख लेते हैं कि कहाँ पर फर्स्ट टाइम ये हमें सोर्स इसका कहाँ मिला था। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सिफाइलोस्पोरिन। व्हाट आर सिफाइलोस्पोरिन? सिफाइलोस्पोरिन क्या है? पहले हम ये करते हैं, व्हाट आर सिफाइलोस्पोरिन? सिफाइलोस्पोरिन आर द सेकंड मेजर, यहाँ पर देखेंगे कि सेकंड मेजर ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो था वह कौन सा था? पेनिसिलिन कैटेगरी का था। जो फर्स्ट था वह कौन सा था? पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक था। मगर सेकंड वाला जो देखते हैं वह कौन सा है? सिफाइलोस्पोरिन। इस सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में सेकंड मेजर जो ग्रुप है वह कौन सा है? सिफाइलोस्पोरिन है। यह क्या है? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम और पेनिसिलिनेज एंजाइम जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है उसके प्रति ये रेजिस्टेंस होता है। और इसके बाद क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये इसको जो सोर्स, इसका जो सोर्स है वह किससे पाया गया है? एक्रीमोनियम एक फंगी है, उसी फंगी से इन्होंने इसका सोर्स किया गया था। क्राइसोजिनम या एक्रीमोनियम से इनसे किया गया था। तो इसका मतलब यह है कि यह ब्रॉड कैटेगरी की ड्रग है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग की है, कैटेगरी की ड्रग है। और प्लस इसके बाद ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस टाइप की ड्रग है। अब सेकंड बात करते हैं कि हम आखिर क्यों, वाई सिफाइलोस्पोरिन, हम क्यों सिफाइलोस्पोरिन को यूज कर रहे हैं? क्यों ऐसा है कि पेनिसिलिन के अलावा पेनिसिलिन में कुछ ऐसी कमी थी, ऐसी समस्या थी कि जिसके कारण पेनिसिलिन के जगह पर सिफाइलोस्पोरिन यूज होते हैं। पहला यह था कि यह है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। यह क्या है कि बैक्टीरिया के अधिक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, यहाँ तक कि एनएरोबिक बैक्टीरिया तक के, एरोबिक बैक्टीरिया तक जो होते थे, एरोबिक बैक्टीरिया को भी यह किल कर सकता था। स्टेबिलिटी ऑफ बीटा लैक्टमेज, यह क्या है कि यह जो जितनी जनरेशन की यह है सिफाइलोस्पोरिन की जो थर्ड या फोर्थ जनरेशन की ड्रगें हैं वह बीटा लैक्टमेज के प्रति रेजिस्टेंस है। अगर जो बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस कर रहा है उसके प्रति ये रेजिस्टेंस है। पेनिसिलिन में ये देखा गया था कि बीटा लैक्टम के प्रति वो रेजिस्टेंस नहीं होते थे। कुछ ड्रगें होती थी उसमें वो वेरी नैरो स्पेक्ट्रम में, मगर बाकी के साथ क्या दिया जाता था? लैक्टमेज इनहिबिटर टाइप की ड्रग दी जाती थी। उनके साथ लैक्टमेज इनहिबिटर टाइप की ड्रग दी जाती थी, इनहिबिटर टाइप की। उसमें था क्लेवुलोनिक एसिड, सॉल्बेक्टम, टाजोबेक्टम। यह ड्रगें जो थी उनके साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती थी। मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिफाइलोस्पोरिन में स्टेबिलिटी ऑफ बीटा लैक्टमेज के आधार पर इसमें यह कर सकते हैं कि इनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, इनके पास वह खुद ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है।
तीसरी बात हम करते हैं ओरल एंड पेरेंटल प्रिपरेशन। यह क्या है कि पेनिसिलिन में यह देखा गया था कि कुछ कैटेगरी की ड्रगें अगर हम ओरल लेते हैं, ओरली यूज करते थे, उसमें बीटा लैक्टम जो रिंग था वो टूट जाता था वो एसिड की उपस्थिति में। मगर यह है यहाँ पर हम ओरल में भी ले रहे हैं, बीटा लैक्टम रिंग नहीं टूट रहा है, प्लस पेरेंटल में भी यूज किया जा सकता है। फिर इसके बाद इसमें है कि ट्रीट डे टू डे एज वेल एज सीरियस इन्फेक्शन। जो समय के साथ जो बैक्टीरिया हैं वह जैसे जैसे नए बैक्टीरिया नए डिजीज आते जा रहे हैं, उनके प्रति नए जनरेशन की ड्रग खोज होती जा रही है। जैसे अभी तक आप देखे होंगे कि सिफेलोस्पोरिन को फोर्थ जनरेशन में डिवाइड किया गया था, मगर अब जो है वो 5वें जनरेशन में भी नया ड्रग जो है वो 5th जनरेशन का भी आ चुका हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि समय के हिसाब से इसमें मॉडिफाई करके और बदलाव करके नए जनरेशन की ड्रगें हम यूज करते जा रहे हैं। हाई सेफ्टी प्रोफाइल क्या है कि इसको हम यूज कर रहे हैं, यह सेल वॉल सिंथेसिस का इनहिबिट कर रहा है। सेल वॉल सिंथेसिस में वह भी पेप्टिडोग्लाइकन को कर रहा है जो ह्यूमन सेल के लिए, ह्यूमन सेल के प्रति यह ह्यूमन सेल को इफेक्ट नहीं करता है। क्यों? ह्यूमन सेल में पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता ही नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता ही नहीं है, इसीलिए इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पे कि इंट्रोडक्शन हम बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में द सिफेलोस्पोरिन आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू द पेनिसिलिन। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि सिफेलोस्पोरिन जो है वह एज ए सेम टू कंपेयर हम बात करते हैं तो वह पेनिसिलिन की तरह ही है। जैसे पेनिसिलिन है उसी तरह से सिफेलोस्पोरिन भी है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें एक में पेनिसिलिन में जो होता है थायाएजोलिडीन रिंग होता है और सिफेलोस्पोरिन में डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग होता है, तो उतना वही रहते हैं। और इसमें लैक्टम रिंग कॉमन होता है। इन दोनों का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि जो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए वाला जो पेनिसिलिन रिंग है यह क्या है, थायाएजोलिडीन है, थायाएजोलिडीन रिंग है, थायाएजोलिडीन रिंग है। और बी वाला जो रिंग है यह बीटा लैक्टम रिंग है, बीटा लैक्टम रिंग है। तो यहाँ पर हम सिफेलोस्पोरिन में देखेंगे कि जो बीटा लैक्टम रिंग है, बीटा लैक्टम जो रिंग है यह कॉमन है, यह सिफेलोस्पोरिन में भी पाया रहा है। सिफेलोस्पोरिन का भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये सिफेलोस्पोरिन है। रिंग ए जो है इसको हम कहते हैं डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग है। बी वाला जो रिंग है वो क्या है, बीटा लैक्टम रिंग है। तो ये देख रहे हैं कि बीटा लैक्टम रिंग और इसमें सिफेलोस्पोरिन में और पेनिसिलिन में दोनों में बीटा लैक्टम रिंग सेम है। इसका मतलब बीटा लैक्टम रिंग का जो प्रॉपर्टी है वह सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। वह कैसे कर रहा है कि जो बीटा लैक्टम रिंग है वह पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे जाकर के बाइंड कर लेता है और ट्रांसपेप्टाइडेज नाम का जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है बैक्टीरिया वह उसे न्यूट्रलाइज करके प्रोड्यूस करने से इनहिबिट कर दे रहा है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों कैटेगरी में बीटा लैक्टम रिंग का होना कंपलसरी है। वहीं पर यह देखते हैं कि यहाँ पर यह 5 मेंबर रिंग है। ए वाला जो है पेनिसिलिन में 5 मेंबर रिंग है, सल्फर ग्रुप लगा हुआ है। इसमें जो सल्फर था वह एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता था, प्लस इसके बाद एसिड के प्रति यह स्टेबल हो जाता था। यहाँ पर अगर हमने ऑक्सीजन से कन्वर्ट कर दिया, इसमें भी वही देखेंगे कि यहाँ पर जो सल्फर ग्रुप है वह सल्फर ग्रुप एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए एंटीबैक्टीरियल के लिए यह जिम्मेदार है। अगर हम किसी दूसरे ग्रुप से इसे रिप्लेस कर देते हैं तो इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। इसका मतलब यह 5 मेंबर रिंग और ये 6 मेंबर रिंग है। सिर्फ इतना है, ये जो 6 मेंबर रिंग है सिफेलोस्पोरिन में उसमें यह देखा जाता है कि यह मोर स्टेबल होता है एज ए पेनिसिलिन की अपेक्षा। इसीलिए हम पेनिसिलिन की जगह पर सबसे ज़्यादा आज जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज हो रहे हैं वो कौन से यूज हो रहे हैं, सिफेलोस्पोरिन हो रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे कि एमाइड ग्रुप लगा हुआ है। इस एमाइड ग्रुप पे R पोजीशन पे हमने बदलाव कर रहे हैं।
पेनिसिलिन में भी मैंने देखा था कि इस एमाइड ग्रुप पे R पोजीशन पे बदलाव करके अलग अलग क्लासिफिकेशन के अलग अलग क्लास के ड्रग हमने बनाए थे। कुछ जो होते थे एसिड रेजिस्टेंस हो जाते थे, कुछ जो होते थे लैक्टिमेज को इनहिबिट करते थे, कुछ जो होते थे स्यूडोमोनास जैसे बैक्टीरिया को भी किल कर सकते थे उस R पोजीशन पे बदलाव करके। सेम प्रोसेस इसमें भी है, इस एमाइड ग्रुप में R पोजीशन को बदल दें, R पोजीशन पे कुछ ऐसे ग्रुप लगाएं, उस ग्रुप के कारण जो होता है इस सिफाइलोस्पोरिन की जो स्ट्रक्चर है इसमें इसकी एक्शन में बदलाव आ जाते हैं। प्लस इसमें एक यहाँ पर X पोजीशन है जिसे हम C3 बोलते हैं, C3 पोजीशन बोलते हैं। यह C3 पोजीशन बहुत ही इसके लिए कह सकते हैं कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। इस एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए इस C3 पोजीशन पे अगर हम कोई ग्रुप ऐसा जोड़ देते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं क्लीन करके कि माना कि मैंने कहा कि सिफाइलोस्पोरिन पे देख लेते हैं। सिफाइलोस्पोरिन में यह एक लैक्टम रिंग है, यहाँ पर सल्फर ग्रुप है और यह एक 6 मेंबर रिंग है। सेकंड पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े होंगे, सेकंड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े होंगे। थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर हमने इसे X माना, यहाँ पर X माना और इसके बाद इसको नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन पर कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, 7 पोजीशन पर एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एमाइड ग्रुप इस 7 पोजीशन पे हम देखेंगे, यहाँ पर इसे 7 अल्फा बोलते हैं, इस पे यहाँ पर 7 अल्फा इसे बोलते हैं। ये 7 अल्फा पोजीशन पे भी देख लेते हैं। हम कहते हैं कि सिफाइलोस्पोरिन पे C3 ये 3 वाले पोजीशन पे जो होता है, यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर हमने यहाँ पर हम एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाते हैं, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, इस तीसरे पोजीशन पर एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को लगा करके हम ओरली या पैरेंटरली यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह इसकी या हम एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा देते हैं तो जो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है, जो बैक्टीरिया हाइड्रोलाइज कर देती है इस लैक्टम रिंग को, उसे हम रोका जा सकता है। इसका मतलब अगर हम एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा देते हैं तो हाइड्रोलाइसिस जो प्रक्रिया है, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस जो है, बैक्टीरिया हाइड्रोलाइसिस करता है उसे ये इनहिबिट कर देता है। अगर हम इस थर्ड पोजीशन पर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा देते हैं तो बैक्टीरिया हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस को रोक सकता है और बीटा लैक्टम रिंग बच सकता है, बीटा लैक्टम रिंग नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इस थर्ड पोजीशन पर एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा करके इसके एक्शन में बदलाव कर सकते हैं। प्लस इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं R पोजीशन पे अलग अलग ग्रुप लगा करके 5 मेंबर रिंग से, या तो 5 मेंबर में थायाजोलिन या तो पायरिडीन का कोई भी रिंग जोड़ करके उनके आधार पर हम अभी नेक्स्ट में देखेंगे तो कैसे इसके अंदर हम नेक्स्ट कैटेगरी के ड्रगों को हम बदलते जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। और इसमें ये देख लेते हैं ए रिंग और बी रिंग। ए रिंग जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, डाई हाइड्रोथायाजीन रिंग बोलते हैं। बी वाले को बीटा लैक्टम रिंग। इस डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग के कारण ही इसकी इस सिफाइलोस्पोरिन कैटेगरी की ड्रग की स्टेबिलिटी मोर हो जाती है, पेनिसिलिन की अपेक्षा स्टेबिलिटी मोर हो जाती है। किसके? पेनिसिलिन की अपेक्षा। तो पेनिसिलिन से बेटर काम करता है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज करते हैं। तो फिर इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि कौन सा है इसमें mechanism of action, mechanism of resistance and some other properties of cephalosporin are identical to penicillin। हम कह सकते हैं कि पेनिसिलिन की तरह ही सिफाइलोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्लस रेजिस्टेंस है। जैसे बैक्टीरिया अपने उस पोजीशन पे बदलाव कर लेता है, किस पोजीशन पे बदलाव कर लेता है कि जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, बैक्टीरिया का जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर पे यह जाकर के उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं बदलाव कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि इस बीटा लैक्टम की ड्रगें रेजिस्टेंस कर जाती हैं। नेक्स्ट है सिफाइलोस्पोरिन वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक आर इक्वल टू द इंपॉर्टेंट ऑफ पेनिसिलिन। हम सिफाइलोस्पोरिन कैटेगरी की सबसे ज़्यादा ड्रगें एंटीबायोटिक में यूज करते हैं अपेक्षा पेनिसिलिन की। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी भी है और इसकी पावर भी
पेनिट्रेटिंग पावर जो है वह भी अधिक है। थोड़ा सा हम इसके बारे में हिस्टोरी को थोड़ा सा और वो देख लेते हैं कि इसका सोर्स कैसे किया गया था, इसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया गया था। तो देखिए इसके बारे में जान लेते हैं कि द सिफाइलोस्पोरिन आइसोलेटेड फ्रॉम, कहाँ से आइसोलेटेड, सिफाइलोस्पोरिन स्पीसीज से प्राप्त किया गया था। सिफाइलोस्पोरियम जो है एक फंगस है, एक फंगी है। इसी फंगस के द्वारा जो है हम सिफाइलोस्पोरिन सी को फर्स्ट टाइम में आइसोलेट किए थे। सिफाइलोस्पोरिन सी में प्रॉपर्टी यह था कि उसके थर्ड पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, जिससे क्या होता था, यह एंजाइम हम जब इसे लेते थे एंजाइमेटिकली जो था इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता था, एसिटाइलेशन, एंजाइमेटिकली एसिटाइलेशन हो जाता था और इस पोजीशन में बदलाव होकर के क्या बना लेता था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेता था, जिससे क्या होता था इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती थी। देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा इसको। जब हम सिफाइलोस्पोरिन सी में हमने देखा कि इसके जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन पे, सभी पोजीशन पे तो वही रहे, थर्ड पोजीशन पे हम देखते हैं COOH, थर्ड पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप जुड़े हुए थे, थर्ड पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप जुड़े हुए थे। इस एसिटाइल ग्रुप का एंजाइमेटिकली एसिटाइलेशन हो जाता है, एंजाइमेटिकली बॉडी में जैसे ही जाता था इसका एसिटाइलेशन होता था और यह कैसे कन्वर्ट हो जाता था, यह जो एसिटाइल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट हो जाता था। यह OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता था, जिससे इसकी एक्टिविटी लॉस हो जाती थी। इसका मतलब यह है कि जब पहले सिफाइलोस्पोरिन सी प्राप्त किया गया था वह क्या थी, वह एक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो कर रही थी, प्लस उसका हाइड्रोलाइसिस हो जा रहा था प्रिपेयर्ड सेमी सिंथेटिकली। उसके बाद ये देखा गया कि उनको हम सेमी सिंथेटिक रूप में प्राप्त कर सकते थे, उसके R पोजीशन पर और X पोजीशन पे बदलाव करके नए टाइप कैटेगरी की ड्रग को हमने बनाते हैं। इनका रिसर्च जो था 1940 सेमी सिंथेटिक में, 1945 में गिब्स ब्रॉटर्स डिस्कवर्ड इन कल्चर ऑफ सिफाइलोस्पोरियम एक्रीमोनियम। यहाँ पर जो एक्रीमोनियम है इस स्पीसीज का उन्होंने एक ऐसा कल्चर मीडिया तैयार किया और उसी से इन्होंने आइसोलेट किया और उस आइसोलेशन की जो उन्होंने ड्रग डिस्कवर किया था उसमें ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया को वो किल करने की प्रॉपर्टी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले में हम देख लेते हैं कि 1948 तक 1948 में लगभग उन्होंने अब्राहम ने अपने एक ऐसे वो किए कल्चर सप्लाई किया, उसमें प्रिंसिपल ऑफ एंटीबायोटिक कंपोनेंट की सबसे ज़्यादा क्वालिटी थी। फिर इसके बाद सिफाइलोस्पोरिन पी और सिफाइलोस्पोरिन एन कैटेगरी की ड्रगों को उन्होंने नेक्स्ट टाइप की ड्रगों को उन्होंने आइसोलेट किया था। फिर इसके बाद पेनिसिलिन हो गया है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं सिफाइलोस्पोरिन सी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सिफाइलोस्पोरिन पी की सी पाया गया था उसमें हाइड्रोलाइसिस कैसे हो गया था, उसका एसिटाइलेशन कैसे हो गया था। यहाँ पर देखेंगे ये सिफाइलोस्पोरिन सी का स्ट्रक्चर है ये वाला, और यहाँ पर एक एसिटॉक्सिक ग्रुप लगा हुआ है। इस एसिटॉक्सिक ग्रुप का एंजाइमेटिकली जो है वह डिग्रेडेड हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, OH में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सिफाइलोस्पोरिन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखते चलते हैं। सिफाइलोस्पोरिन कंपाउंड्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कल्चर ऑफ द सिफाइलोस्पोरियम एक्रीमोनियम फ्रॉम द सीवर इन सार्डिनिया में सबसे पहले इन्होंने किया था सिफाइलोस्पोरिन एक्रीमोनियम से 1948 में गिब्स बोर्ड ने इसे आइसोलेट किया था। ये जब इस स्पीसीज से जो आइसोलेट किया गया था सिफाइलोस्पोरिन, वह देखा गया कि टाइफाइड फीवर के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है जिसे कहते हैं साल्मोनेला टाइफी, जिसे हम बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है यह एक बैक्टीरिया का वो टाइफाइड बैक्टीरिया है और यह ग्राम निगेटिव टाइप का है। तो उसके ऊपर उन्होंने देखा कि यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को साल्मोनेला टाइफी को किल कर पा रहे थे। तो फिर इसके बाद इसको उन्होंने जब ये देखा तो इसका प्रॉपर्टी ये होने के कारण ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को भी किल कर पा रहा था, तो इसको हमने एज ए यूज किया कि एंटीबायोटिक में ग्राम निगेटिव की तरफ यूज किया गया। बायोलॉजिकल सोर्स में भी वही रहा एक्रीमोनियम में।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं। अभी तक ये बात किए थे कि हमने सिफाइलोस्पोरिन पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो था वह था कि यह पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है उस पर जाकर के पेनिसिलिन टाइप की ड्रग जो थी, पेनिसिलिन कैटेगरी की जो ड्रग थी वह जाकर के बाइंड हो जाती थी और ट्रांसपेप्टाइडेज नाम का जो एंजाइम प्रोड्यूस होता था, वह एंजाइम को प्रोड्यूस होने से रोक देता था। फिर उसको यह क्या, जब ट्रांसपेप्टाइडेशन एंजाइम को रोक देता था तो उससे क्या होता था कि जो पेप्टिडोग्लाइकन के नैग और नैम टाइप के जो शुगर मॉलिक्यूल हैं उनका जो न्यूक्लियोटाइड के जो शुगर हैं उस पेप्टाइड बांड के द्वारा जो बनते थे उनको पेप्टाइडेशन होने से रोक देता था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पेनिसिलिन का और सिफाइलोस्पोरिन का सेम दोनों का वही प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि सिफाइलोस्पोरिन भी अगर हम टाइप की ड्रग देते हैं वो भी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पर जाकर के बाइंड करेगा और ट्रांसपेप्टाइडेशन को वो रोक देता है, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोपेप्टाइड जो बैक्टीरिया के अंदर होता है पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर उसे इनहिबिट कर देता है। अब पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर जैसे ही सिंथेसिस उसका रुक जाता है तो बैक्टीरिया का जो रिजिडिटी होता है, दृढ़ता होता है वो खत्म हो जाता है और बैक्टीरिया क्या होता है वह लाइसिस कर जाता है या ब्रस्ट कर जाता है, जिससे बैक्टीरिया को जो होते हैं वह किल हो जाते हैं। देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इसका थोड़ा सा डीप में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से वो करते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमने देखा यह ग्राम निगेटिव टाइप की बैक्टीरिया है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ग्राम निगेटिव टाइप की बैक्टीरिया है। ग्राम निगेटिव में ये होता है इनका आउटर सेल मेम्ब्रेन होता है। ग्राम निगेटिव में आउटर सेल मेम्ब्रेन होते हैं, उस आउटर सेल मेम्ब्रेन में पोरिन पाए जाते थे। उन्हीं पोरिन के माध्यम से बैक्टीरिया के जो इसेंशियल चीज़ें होती हैं, जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, वह उनके साइटोप्लाज्म में आते रहते हैं, पेरिप्लाज्म में आते रहते हैं। तो इस पोरिन के माध्यम से किसी भी चीज़ को वह रोक सकता है या वहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी वही क्रॉस करेंगी इसके माध्यम से, बाकी जो है वह बाहर ही रोक देंगे। तो यह बैक्टीरिया निगेटिव टाइप की बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव में। फिर इसी आउटर मेम्ब्रेन के नीचे एक देखेंगे पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर पाया जाता है। यही लेयर जो होता है इस बैक्टीरिया को रिजिडिटी देता है। ये लेयर बना किससे होते हैं? पॉलीसैकेराइड के बने बोल नैग और नैम के बने होते हैं। नैग और नैम यन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन यन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के पॉलीचैन होते हैं। ये पॉलीचैन पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जो होते हैं वो बंधे होते हैं। तो इन्हीं से बना होता है ये पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर और यही लेयर क्या करते हैं? इनको रिजिडिटी देते हैं। ये जो नैग और नैम का ट्रांसपेप्टाइडेशन होता है वह पेप्टाइडेशन होता है किसके कारण होता है? यहाँ पर एक देखेंगे ये PBP लिखा है, यह है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। इसी रिसेप्टर से एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है। यह एंजाइम प्रोड्यूस करता है ट्रांसपेप्टाइडेज। यही ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम इसमें जा करके यह पेप्टिडोग्लाइकन को बनाता है। तो जैसे ही हम पेनिसिलिन या सिफाइलोस्पोरिन टाइप की ड्रगें देते हैं, ये यहाँ पर आ करके बाइंड कर लेती हैं और यहाँ पर जो पेनिसिलिन बाइंडिंग का सिक्रेशन है, जो एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, उसे ये रोक देता है। जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बनाने का तरीका है ट्रांसपेप्टाइडेशन, उसे ये रोक देता है। और ये क्या होते हैं? सेल वॉल जो होते हैं इनके ब्रस्ट हो जाते हैं और इनके जो अंदर के पेरिप्लाज्मिक फ्लूइड हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया क्या होते हैं वो किल हो जाते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों का सेम है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन करते हैं कि बैक्टीरिया के अलग अलग होते हैं। ग्राम पॉजिटिव में बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव के कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पोरिन जो होते हैं वो बहुत ही टाइट होते हैं, जिससे क्या होते हैं कि वह कई ड्रगें इनको क्रॉस नहीं कर पाती हैं। वो उन ऐसी ड्रगों के बनाने के लिए इनको क्या करना होता है? लाइपोफिलिक टाइप की ड्रगें बनाना होगा, जिससे कि क्या करते हैं कि आउटर सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाएँ। तो कई ऐसे कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं जिसमें जो कुछ ड्रगें हैं एंटीबायोटिक की, ये सेल वॉल सिंथेसिस की, सिफाइलोस्पोरिन की और पेनिसिलिन की, वो काम नहीं करती हैं। जैसे स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया था वो अभी क्या था
कि वह भी इनको इजीली क्रॉस नहीं कर पाते थे जो ड्रगे होते थे, तो उनके लिए अलग से ड्रगे बनाई गई। तो जो इनका क्लासिफिकेशन है वह क्लासिफिकेशन किस बेस पे आधारित है? इनका क्लासिफिकेशन बेस पे यह आधारित है, इनके अलग अलग पोजीशन पे बदलाव करके इनके एक्शन में बदलाव किया गया, इनके स्पेक्ट्रम में बदलाव किया गया कि जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये जनरेशन इस आधार पर है कि जैसे फर्स्ट जनरेशन है यह अधिकतर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही किल कर पाता था। जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें यह हुआ कि हम ये देखते हैं कि अधिकतर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही किल कर पाते थे, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को कम किल कर पाते थे। यहाँ तक कि ये एरोब टाइप के जो बैक्टीरिया होते थे, एरोबिक टाइप के बैक्टीरिया, उन्हीं को किल कर पाते थे, अनएरोबिक को किल नहीं कर पाते थे। इनके प्रॉपर्टी में कोई केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा वो अलग से प्रॉपर्टीज होती थी जिससे ये ग्राम निगेटिव पे काम नहीं करते थे। फिर इसी तरह से आगे देखते जाएंगे, जनरेशन जैसे बढ़ते जाता है इनकी स्पेक्ट्रम बढ़ती जाती है। इनकी स्पेक्ट्रम बढ़ने का मतलब यह है कि ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों को किल करने की, बैक्टीरिया को किल करने की पावर बढ़ती जाती है। तो इनका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन। इनकी क्लासिफिकेशन जो है 5 जनरेशन में किए गए हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन, इनमें किया गया है। हर जनरेशन को फिर से सब डिवाइडेशन किया गया है, हर जनरेशन को फिर से सब डिवाइडेशन किया गया है। ये देख लेते हैं, फिर से सब डिवाइडेशन किया गया है। एक होता है पैरेंट्रल और एक होता है ओरल। पैरेंट्रल, ओरल सभी जनरेशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक देखेंगे कि इनमें क्या है कि पैरेंट्रल और ओरली दोनों दिए जाते हैं। फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन जो होते हैं वह आईवी ही यूज किए जाते हैं, तो या पैरेंट्रली यूज किए जाते हैं, न ओरली यूज अवेलेबल नहीं है। ये पैरेंट्रली और ओरली यूज में थोड़ा सा अंतर कैसे हो गया कि हम इसे पैरेंट्रली यूज कर रहे हैं और ओरली यूज कर रहे हैं। इनके जो आर पोजीशन है, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। इनके जो आर पोजीशन है और एक्स पोजीशन पे, आर और एक्स पोजीशन पे कुछ ऐसे एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा करके हम पैरेंट्रली या कह सकते हैं कि ओरली बना सकते हैं। तो इनमें हम देख लेते हैं, पहले इनका नाम देख लेते हैं, फिर इसके बाद इनका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर किस तरह से बनाए हुए हैं, कौन सा एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रगे हैं, फर्स्ट जनरेशन में पहला ड्रग है पैरेंट्रली में सिफाजोलिन। सिफाजोलिन जो है वो पैरेंट्रली यूज होता है। पैरेंट्रली यूज होने के कारण यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अधिक को ये किल कर पा रहे थे, ग्राम निगेटिव को कम कर यूज कर पा रहे थे। प्लस इसके बाद एरोब टाइप के जो बैक्टीरिया होते थे उनको किल कर पाते थे। दूसरा है ओरल सिफेलोस्पोरिन जो होती है, ओरल जो सिफेलोस्पोरिन है, इनमें क्या किया गया कि इनके जो एक्स पोजीशन है, एक्स पोजीशन पर इनका यह किया गया कि इसको बोल सकते हैं कि एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा करके इनमें क्या किया गया कि इसको हम ओरली यूज कर सकते थे। ओरली यूज करने के कारण ये क्या है कि इनका एब्जॉर्प्शन, ये एक्स पोजीशन पे बदलाव करके इनका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाया जा सका है। तो हम एक दो ड्रगों का नाम लिख ले, वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें एक है सिफाजोलिन, पहला है सिफाजोलिन। तो सिफाजोलिन का हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, वो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह से है। सिफ्लेक्सिन, दो ड्रगों हैं तो दोनों ड्रगों का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा। इनमें एक इनका स्ट्रक्चर है, एक लेक्टम रिंग होगा, इस लेक्टम रिंग से डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग जुड़ा होगा। इस डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग से सेकंड पोजीशन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा और जो ये थर्ड पोजीशन पे है, इस पे कुछ ऐसे ग्रुप जुड़े होंगे, उनको अभी हम दिखाते हैं। कुछ अलग से ग्रुप जुड़े होते हैं। बाकी ये 8 पोजीशन पर कीटोन ग्रुप रहता है, ये कॉमन है। यहाँ पर एमाइड ग्रुप जुड़ा होता है, यह भी कॉमन है, अब इन्हीं पोजीशन पे बदलाव करके हम देखते हैं इनकी एक्टिविटी में बदलाव किया गया है। तो पहले हम देखते हैं कि इनके जो आर पोजीशन है, उस आर पोजीशन पे टेट्राएजोइल मेथाइल ग्रुप लगाने से इनकी प्रॉपर्टी में बदलाव हो गया। टेट्राएजोइल डेरिवेटिव इनमें लगाया गया। अब इस आर पोजीशन पे टेट्राएजोइल ग्रुप जोड़ा गया है।
प्लस इसके बाद जो है यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इसमें हम देखते हैं थायाडाईएज़ोल रिंग से इनको हम जोड़ दिए। थायाडाईएज़ोल रिंग से जुड़ा हुआ है, रिंग से जुड़ा हुआ है। अब ये हम यूज कर रहे हैं किसमें, पैरेंटरली यूज कर रहे हैं। इनका नाम है, इनका है सिफाजोलिन। ये कौन सी ड्रग है, सिफाजोलिन। यह सिफाजोलिन टाइप की ड्रग है। तो इसमें क्या किया मैंने, इसके एक्स पोजीशन पे मैंने बदलाव किया, इसके एक्स पोजीशन पे बदलाव किया। यह एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यह एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यह एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यह रिस्पॉन्सिबल है कि यह हीट को और इसके बाद जो है लाइट से प्रोटेक्ट करता है, प्लस इसके बाद जो होता है इनकी जो होती है एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है बढ़ लगने के कारण इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, इनकी एक्टिविटी बढ़ गई है। तो यह सिफाजोलिन टाइप की ड्रग है। यह आईवी यूज किया जाता था, पैरेंटरली यूज किया गया, और इनमें ये बोल सकते हैं कि इनको एक्स पोजीशन पे और आर पोजीशन में बदलाव करके सेम टू सेम एज ए क्लासिफिकेशन इसका जैसे है, जैसे जिस तरह से पेंसिलिन में था, पेंसिलिन की तरह ही है। पेंसिलिन में जैसे हमने कहा था एमॉक्सिसिलिन में क्या किए थे, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन था। एम्पिसिलिन में यहाँ पर मैंने एक बेंजीन ग्रुप जोड़ करके उसमें एमीन ग्रुप लगा दिए थे, जिससे वह ओरली यूज किया जा सकता था। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम कर सकते हैं कि इस वाले टाइप के ड्रग में अगर हमने यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इस वाले पोजीशन पर हमने यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर हम बेंजीन उसी तरह से C++OH और इसके बाद यहाँ पर हम कर सकते हैं CH2NH2। अब ये देखते हैं इनमें जो ये R पोजीशन पे जोड़ा गया है, ये R वाला पोजीशन जो है यहाँ पर, ये R वाला पोजीशन जो है, ये R पोजीशन पर एक एमीन और बेंजीन ग्रुप जोड़ने के कारण क्या किया होगा, जो यह हम इसे ओरली यूज कर सकते थे, इसे हम ओरली यूज कर सकते हैं। और इस वाले पोजीशन पे यहाँ पर जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर इसे हटा करके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा देते हैं। यहाँ पर अगर हमने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिए, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कौन कौन से हैं इनको हम लगा देते हैं, H लगा देते हैं। यहाँ पर हम अगर H लगा देते हैं तो H लगाने के कारण क्या होता है, इनका सिफ्लेक्सिन, इस टाइप की ड्रग को हम क्या कहें हैं, सिफ्लेक्सिन, सेफ्लेक्सिन। यह एज ए अप्रोक्सीमेट या किसके है, एम्पिसिलिन जैसा है। यह हम इसको एग्जांपल दे सकते हैं कि एम्पिसिलिन जैसा ही है, एम्पिसिलिन जैसा ही है, एम्पिसिलिन, क्योंकि एम्पिसिलिन में भी ये पोजीशन जोड़ा गया था आर पोजीशन पर, और इसमें भी सिफ्लेक्सिन में भी आर पोजीशन पर यही ग्रुप जोड़ा गया है। बस अंतर यह है कि जो एम्पिसिलिन था वो 5 मेंबर था, पेंसिलिन कैटेगरी का था, और इसमें जो सिफ्लेक्सिन है वह जो है वो सिफेलोस्पोरिन टाइप की ड्रगे हैं, और यह एक 6 मेंबर रिंग द्वारा जुड़े हुए हैं। हम इन प्रॉपर्टी को जोड़ने के कारण क्या हुआ कि ओरली यूज कर सकते थे, ओरली यूज कर सकते थे। इसका मतलब यह हुआ कि जो एसिड होते हैं वह इस लेक्टम रिंग को, एसिड के उपस्थिति में एसिड जो होते हैं वह इस लेक्टम रिंग को तोड़ नहीं पाते हैं। इनके ग्रुप के जुड़ने के कारण, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के जुड़ने के कारण जो होते हैं यह एसिड से रेजिस्टेंस हो जाते हैं, एसिड इनको उसको ब्रेक नहीं कर पाती है। प्लस ये भी देखा गया है इस पोजीशन पर से एसिटॉक्सिक ग्रुप को हटा दिया गया, जिससे एंजाइमेटिकली जो एसिटाइलेशन हो रहा था वह भी रुक गया। और यह क्या है कि लैक्टमेज एंजाइम, जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा था बैक्टीरिया, उसके प्रति यह रेजिस्टेंस था। इसी में थोड़ा सा और बदलाव किया गया कि इस लास्ट वाले पोजीशन पे, इसके लास्ट पोजीशन पे यहाँ पर OH ग्रुप जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देने के कारण यहाँ पर देखा गया कि इसकी कैटेगरी थोड़ी सी और बढ़ गई, क्योंकि बोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी बदलाव आ गई। अब इसमें ये देखा गया कि जब यहाँ पर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा फिर से दिखा वो कर देते हैं। यहाँ पर ये बेंजीन रंग है, इस बेंजीन के पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देते हैं, इस बेंजीन के पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देते हैं, बाकी एमीन ग्रुप जो है वो कॉमन है। इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ने के कारण ये देखा गया इनकी ओरल एब्जॉर्प्शन मोर हो गई,
एब्जॉर्प्शन, ओरल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया, ओरल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया। यह ड्रग जो है लगभग हम यह कह सकते हैं कि यह जो ड्रग है इसको 1 मिनट, इस पोजीशन पर ही ये रहा। अब इसमें यह देखा गया कि ये जो होती है इनमें अधिकतर ये पाया गया कि यह एमॉक्सिसिलिन जैसा है, एमॉक्सिसिलिन। यह ड्रग जो होती है पेनिसिलिन की एमॉक्सिसिलिन जैसी कैटेगरी की ड्रगें होने के कारण क्या है, इसमें ये लास्ट में पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया गया। यह इनकी प्रॉपर्टी एमॉक्सिसिलिन जैसी हो गई, बट यह एमॉक्सिसिलिन से अधिक एक्टिविटी शो करते हैं, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, प्लस एसिड स्टेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है। दूसरी इनके प्लस जो लैक्टमेज एंजाइम होता था, यहाँ पर हमने देखा था कि एमॉक्सिसिलिन को किसी के अकेले अगर देते हैं तो जो लैक्टमेज एंजाइम था, वह एंजाइम इस बैक्टीरिया एमॉक्सिसिलिन की ड्रग को बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता था। मगर यहाँ पर यह देखा गया कि यह किसी के साथ नहीं दिया जा रहा है। इस टाइप की ड्रग में हमने ये देखा कि ये पोजीशन लगा देने से जो लैक्टमेज एंजाइम है वह अभी लैक्टमेज एंजाइम इनको लैक्टम रिंग को तोड़ नहीं पाता है। बस इन्हीं के कारण ये देखा गया कि इनकी एक्टिविटी थोड़ी सी अधिक रही। ये इस टाइप की ड्रग में हम कह सकते हैं कि ये जो ड्रगें हैं ये यूज कहाँ पर कर रहे हैं, यूटीआई में यूज कर रहे हैं, यूटीआई में, प्लस गोनोरिया में भी मैंने इसको यूज किया जाता है, ये यूज करने के लिए है। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल कर पाते थे। और इसके बाद जो होते हैं, अब आती हैं, ये रहा फर्स्ट जनरेशन की ड्रगें। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकेंड जनरेशन की ड्रगें। फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा पैरेंटली सिफाजोलिन था, सिफाजोलिन के फिर इसके बाद सिफ्लेक्सिन, सिफ्लेक्सिन और सिफ्ड्रॉक्सिल में दोनों में सिर्फ अंतर यही था, ये इस कैटेगरी में थोड़ा सा अंतर था। इसको उठा करके लिया कहाँ से गया है, इसको लिया गया है पेनिसिलिन कैटेगरी की ड्रग से, एमॉक्सिसिलिन, एम्पीसिलिन और इसे एमॉक्सिसिलिन। ये दोनों जैसे ही ड्रगें होते हैं, बस ये होता है कि वहाँ पर जो 5 मेंबर रिंग था वहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग हो जाते हैं, लगभग टू एज ए सेम हो जाते हैं, इसीलिए इनको हम ओरली यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन में देखते हैं इनका भी एक क्लासिफिकेशन किया गया है, पैरेंट्रल है और ओरली यूज किया जा रहा है। इनमें थोड़ा सा ये बढ़ा गया, ये ग्राम पॉजिटिव, अधिकतर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही किल कर पा रहे थे ग्राम फर्स्ट जनरेशन की। अब सेकेंड जनरेशन की जो होती है यह ग्राम पॉजिटिव के अलावा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को भी किल कर पा रहे थे। ग्राम पॉजिटिव के अधिकतर बैक्टीरिया को, सबसे अधिक बैक्टीरिया को ये सेकेंड जनरेशन की ड्रगें जो होती है वो किल कर पा रहे हैं, और ग्राम निगेटिव की जो होती हैं वह भी किल कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि इसमें थोड़ा सा ये बदलाव देखा गया कि ये अनएरोब को भी किल कर पा रहे थे। अनएरोब बैक्टीरिया जो होते हैं उनको भी ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो करने के लिए। इसमें पैरेंट्रल में सिफ्यूरोक्सिन, सिफोक्सेक्टिन, ओरल में यूज है सिफाक्लोर, सिफ्यूरोक्सिन और सिफ्रोजिल। ये कैटेगरी की ड्रगें जो हैं इनके ये यूज होती हैं। इनमें भी क्या किया गया है, इनके आर पोजीशन पे बदलाव करके इनके जो हम देख लेते हैं, ये लैक्टम रिंग हो गया, लैक्टम रिंग से डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग है, ये डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग है। इसी से एक हम कह सकते हैं एक्स पोजीशन पे जुड़ा हुआ है और इसे कीटो ग्रुप, फिर यहाँ पर एक एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस आर पोजीशन पर, इन्हीं पोजीशन पे बदलाव करके यहाँ एक्स पोजीशन पे हम कह सकते हैं कि हम ऐसी ड्रग बनाते हैं कि जो है लाइपोफिलिक हो। क्या किस टाइप की हो, वह लाइपोफिलिक टाइप की हो, लाइपोफिलिक टाइप की ड्रगें होंगी। तो एक्स पोजीशन पे अगर हम बदलाव कर देते हैं तो ये लाइपोफिलिक टाइप की ड्रगों को शो करने लगती हैं और यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को भी किल कर पा रही थी। प्लस इसके बाद जो है आर पोजीशन में बदलाव करके इनकी स्पेक्ट्रम को बढ़ाया गया, यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को भी किल कर पा रहे थे। इसी में यह किया गया कि एक्टिवेटिंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा करके पैरेंट्रल प्रोडक्ट और ओरल प्रोडक्ट में इसमें बनाए गए। इसके सेकंड जनरेशन में है कुछ, इसमें थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा देख लेते हैं, एक दो स्ट्रक्चर देख लेते हैं इनका हम सेकंड जनरेशन के। सेकंड जनरेशन सिफाइलोस्पोरिन, सेकंड जनरेशन सिफाइलोस्पोरिन। तो सेकंड जनरेशन सिफाइलोस्पोरिन में पहला इनका है पैरेंट्रली यूज करने वाले, पैरेंट्रली यूज करने वाले में
इनमें हम देख लेते हैं सेकंड जनरेशन वाले में पैरेंटली यूज करने वाले हैं सिफ्यूरोक्सिम। कौन सी ड्रग है? सिफ्यूरोक्सिम। इसमें बस इतना ही किया गया था कि इसका जो R पोजीशन वाला है, R पोजीशन पे यहाँ पर NH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक फ्यूरान ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये फ्यूरान ग्रुप किससे जुड़ा हुआ था? हाँ, फ्यूरान ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH2 और फिर इसके बाद डबल बॉन्ड NOCH3 इसके बाद यहाँ से ये जुड़ा हुआ था फ्यूरान ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये फ्यूरान ग्रुप से जुड़ा हुआ था और बाकी ये वाले रिंग जो होते थे वो इनका ये 6 मेंबर रिंग रहेंगे। 6 मेंबर यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेंगे। और इस वाले पोजीशन पे देखा गया, इस वाले पोजीशन पर हमने क्या किया, एसिटामाइड ग्रुप को जोड़ देते हैं। एसिटामाइड ग्रुप जोड़ने के कारण क्या होते हैं, ये पैरेंटली यूज किए जाते हैं। प्लस ये जो होते हैं कि ये मोर लाइपोफिलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। एसिटामाइड में हम क्या कर सकते हैं, CH2COONH2। तो यह एसिटामाइड ग्रुप है। एसिटामाइड ग्रुप के जोड़ने के कारण क्या होती है, इनको लाइपोफिलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। लाइपोफिलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होने के कारण क्या होते हैं, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को भी ये किल कर पा रहे थे। ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ ग्राम निगेटिव को भी ये किल कर पा रहे थे। फिर इसी में ये होता है कि सेम एज ए कंपाउंड यही रहने देते हैं। इस पोजीशन को हम क्या करते हैं, सिर्फ ये देख लेते हैं, सल्फर से चेंज कर देते हैं। अगर हम सल्फर ग्रुप लगा देते हैं तो भी इनकी एक्टिविटी बदल जाती है। इस सल्फर ग्रुप को लगाने के कारण इस ड्रग का नाम है सिफोक्सिटिन। इस ड्रग का नाम जो होगा वो नेक्स्ट ड्रग जो होगा सिफोक्सिटिन। यह क्या किया गया है, यहाँ पर सल्फर ग्रुप लगा दिया गया है। और एक थोड़ा सा बदलाव किया गया है, ये जो 7 अल्फा पोजीशन है यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया गया है। यहाँ पर एक एसिटाक्सी ग्रुप जोड़ दिया गया है, मेथॉक्सी ग्रुप जोड़ सकते हैं जिसे। ये मेथॉक्सी ग्रुप जोड़ने के कारण क्या हुआ है कि इनकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज कर गई है। तो ये रहा सेकेंड जनरेशन का सिफाइलोस्पोरिन की ड्रग की स्ट्रक्चर रहे। अब फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, ओरल में यूज करने के लिए है। अब ये वाले पोजीशन को सेम रहने देते हैं, इसमें ये वाले को हम ये इसमें थोड़ा सा बदलाव और देख लेते हैं कि थर्ड जनरेशन, इस सेकंड जनरेशन में जो ओरल यूज किए जाते हैं, ओरली सेकंड जनरेशन सिफाइलोस्पोरिन। सेकंड जनरेशन की ओरल जो यूज करते हैं उनका हम देख लेते हैं, उनमें क्या किया गया है। अब ओरल का हमने क्या किया था, इसके पहले फ्यूरान और थायोफिन ग्रुप लगा दिया था। फ्यूरान और थायो ग्रुप लगाने से पैरेंटली यूज कर रहे थे। उसी में जो पिछले में देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले फ्यूरान ग्रुप लगाया था तो सिफोक्सिटिन वो था, फिर इसके बाद सल्फर ग्रुप लगा देने से सिफोक्सिटिन ड्रग हो गया। इनकी प्रॉपर्टी यही रही। अब हमने कहा कि एक पोजीशन ऐसा है उस पर बदलाव कर देते हैं। अगर हमें इस ड्रग को ओरली यूज करना होगा तो सेम एज हम इसे ले लेंगे पेंसिलिन की तरह। पेंसिलिन में ओरली यूज करने के लिए क्या किया गया था, एम्पिसिलिन जैसी ड्रग में उसमें क्या किया गया था, बेंजीन और एमीन ग्रुप जोड़ दिया गया था। इसका मतलब इस पोजीशन को हम हटा करके, इस वाले पोजीशन को हटा करके यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर CH कर दीजिएगा, यहाँ पर NH2 कर दीजिएगा और फिर एक बेंजीन रिंग लगा देते हैं, बेंजीन रिंग ऐड कर देते हैं। इस बेंजीन रिंग के कारण अब इनकी प्रॉपर्टी ये हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एम्पिसिलिन जैसे ही ड्रग, एम्पिसिलिन जैसे ही ड्रग का यहाँ पर प्रॉपर्टी ये क्या किया, ये वाली केमिकल कंपोजिशन R पोजीशन पे जोड़ दिया। प्लस इसके बाद जहाँ पर एसिटामाइड ग्रुप लगा हुआ था, इस एसिटामाइड ग्रुप को, क्योंकि एसिटामाइड ग्रुप जो होता था ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता था और इस लेक्टम रिंग को तोड़ सकता है अगर हम ओरली यूज करते हैं। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ग्रुप में क्लोरीन जोड़ दिया, हाइड्रोजन ग्रुप में क्लोरीन को जोड़ देते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यह एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्लोरीन जो होती है वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इससे क्या होता है कि ये जो बीटा लेक्टम रिंग है, इससे इनकी प्रोटेक्शन हो जाता है और केमिकल प्रॉपर्टी ये हो जाती है कि ये एसिड के प्रति रेजिस्टेंस हो जाते हैं। ओरली यूज करने पर ये इनका लेक्टम रिंग टूटता नहीं है। तो इसमें क्या किया हमने, एक यहाँ पर हमने क्या लगा दिया,
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्लस यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया था, जिसके कारण हमने ये देखा कि इनकी प्रॉपर्टी में ये हम ओरली यूज कर सकते थे। तो ये हो गया इस टाइप की ड्रग जो थी, इनका ड्रग का नाम है, ओरल में जो यूज होते थे, सीफाक्लोर। इस टाइप की ड्रग जो होती है इनको हम बोलते हैं सीफाक्लोर, सीफाक्लोर, सीफाक्लोर। यह सेकंड जनरेशन की ड्रग है, सीफाक्लोर सेकंड जनरेशन की ड्रग है। वह किस टाइप की है? ओरली यूज किया जा रहा है। अब बस इतने में ही थोड़ा सा ये है कि हम एक जनरेशन को और आगे इस जनरेशन में एक ड्रग और बना सकते हैं। इस पोजीशन पे जैसे ही पेंसिलिन में हमने देखा था, पेंसिलिन में क्या हुआ था, वो पेंसिलिन कैटेगरी में एमॉक्सिसिलिन में यहाँ पर पैरा पोजीशन पर फिनॉल ग्रुप जोड़ दिया जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ देते थे। हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ देने के कारण इनकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जा रही थी, तो यहाँ पर इनकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जा रही थी। तो यह जो एम्पीसिलिन जैसा था वह कैसा हो गया, यार एमॉक्सिसिलिन जैसा दिखने लगा, एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन जैसी प्रॉपर्टी इनका नेचर हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम अगर उस पर एमॉक्सिसिलिन जैसा पैरा पोजीशन पे, बेंजीन के पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देते हैं तो इनकी एक्टिविटी क्या है, ओरल में यह एसिड के प्रति रेजिस्टेंस हो जाते थे। प्लस इसके बाद एसिड रेजिस्टेंस होने के साथ साथ यह लैक्टेमेज एंजाइम जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता था उसके प्लस भी यह रेजिस्टेंस हो जाते थे। इसमें ये थोड़ा सा और बदलाव किया गया था इस वाले में, सेकंड वाले में सीफाक्लोर हो गया। अब फिर इसके बाद सिफ्प्रोजिल, इस वाले सेकंड ड्राइव, ये वाला जो ड्रग है जिसे हम एमॉक्सिसिलिन बोल रहे हैं, सिफ्प्रोजिल, सिफ्प्रोजिल, सिफ्प्रोजिल इस टाइप ये सेकंड ड्रग है, ओरली जो यूज हो रहा है सिफ्प्रोजिल है। अब इसमें यह किया गया इस वाले पोजीशन में, यहाँ पर जो क्लोरीन लगा हुआ था, यहाँ पर क्लोरीन के अलावा यहाँ पर एक डबल बॉन्ड के द्वारा एक प्रोपाइलिन ग्रुप, एक प्रोपाइलिन ग्रुप लगा दिया गया इसके सब साथ में, प्रोपाइलिन ग्रुप लगा दिया गया। यह क्या है, यह एक कॉन्जुगेटेड डाइईन है। यह प्रोपाइलिन जो है यह एक क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइईन है। इसकी प्रॉपर्टी जो है यह है C3 पोजीशन पे जो जुड़ा हुआ है, C3 पोजीशन पे जो कॉन्जुगेटेड डाइईन जुड़ा हुआ है। इस कॉन्जुगेटेड डाइईन के कारण इनका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 टाइप के हो जाते हैं। इनका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 टाइप के हो जाते हैं। पोजीशन तो वह R पोजीशन वाला तो सेम वही रहेगा। इस C3 पोजीशन पे हमने कॉन्जुगेटेड डाइईन को ग्रुप हमने जब जोड़ देते हैं, इनका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 टाइप के हो जाते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 टाइप के हो जाते हैं। और दोनों टाइप के कॉन्जुगेशन में यह देखा गया है कि ये इनकी प्रॉपर्टी क्या है, एंटीबैक्टीरियल रहती है। ऐसा नहीं है कि इनका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जेड फॉर्म में और यस उसमें जेड फॉर्म वाले में ये देखा गया है, जेड और यस फॉर्म दोनों में ये देखा गया कि इनका जो है सेम प्रॉपर्टी रहता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी सेम ही रहता है। तो ये रही सेकंड जनरेशन की ड्रग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन की ड्रग जो है, नेक्स्ट जनरेशन में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जनरेशन है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक में सिफाइलोस्पोरिन में, इसमें हमने देखा, इसमें भी आज के मार्केट में सबसे ज़्यादा जो ड्रगें चल रही हैं वो चल रही है कौन सी, थर्ड जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की ड्रगें जो होती हैं वो स्लाइटली यूज हो रहे हैं, ये क्योंकि ग्राम पॉजिटिव के कुछ ही बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव के अधिकतर बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव को नहीं किल कर पा रहा था। सेकेंड जनरेशन में ये देखा गया कि ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ एंड ग्राम निगेटिव को भी ये किल कर पा रहा था। इसमें यह भी देखा गया कि ये एरो था। उससे ज़्यादा देखा गया कि थर्ड जनरेशन में जो था स्टेबिलिटी, इनकी थर्ड जनरेशन में स्टेबिलिटी अधिक थी इनकी। इसका मतलब यह हुआ कि थर्ड जनरेशन की जो स्टेबिलिटी है वह अधिक थी। स्टेबल किसके प्रति थे, यहाँ स्टेबिलिटी जो थी वह किसके प्रति थी, लैक्टेमेज एंजाइम प्लस इसके बाद ये कर सकते हैं कि एसिड के प्रति ये रेजिस्टेंस थे, फिर इसके बाद लाइट के प्रति ये रेजिस्टेंस थे, और इनकी पोटेंसी भी अधिक थी। इनकी पोटेंसी जो थी सेकंड जनरेशन की अपेक्षा इनकी पोटेंसी थर्ड जनरेशन की अधिक है। तो इस टाइप की ड्रगों में हम देख रहे हैं कि जो ग्राम निगेटिव के अधिकतर बैक्टीरिया प्लस कुछ ऐसे हैं कि जो एनारोब टाइप के बैक्टीरिया हैं उनको भी ये किल कर पा रहे हैं। इसमें है पैरेंटरली।
पैरेंटरली में इस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा इसमें है सिफोटैक्सिन, सिफ्ट्रोक्सोन, ये दो ड्रगें ऐसी यूज हो रही हैं। सिफ्ट्रोक्सोन ये मार्केट में, सिफ्ट्रोक्सोन को मार्केट में जो मिलता है 1000 mg या तो 1.5 ग्राम के लगभग 1.5 ग्राम के लगभग इनकी मार्केट में 1.5 ग्राम आईवी के रूप में या आईएम के रूप में यूज हो रहे हैं मार्केट में। जब टाइफाइड फीवर हो जाता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, तो टाइफाइड में हम अक्सर यूज कौन सा कर रहे हैं कि ये सिफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं। प्लस इसके बाद इनका ये देखा गया कि इनकी जो होती है कि ग्राम निगेटिव की अधिकतर कई बैक्टीरिया जो होते हैं उनके प्रति भी ये होते हैं। यहाँ तक कि इनका यूज जो होता है, इनका यूज ये वाले 3rd जनरेशन का, इनका यूज सॉफ्ट टिश्यू में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उनके लिए भी ये देखा गया कि 3rd जनरेशन की ड्रगें बेटर कारगर हैं। जैसे सॉफ्ट टिश्यू में हम मान लेते हैं कि अगर आपके जो जॉ है, जबड़ा जो जिसे बोल सकते हैं कि टीथ वाले पार्ट हैं, वहाँ पर अगर स्वेलिंग होता है या इन्फेक्शन होता है तो हम इस टाइप की ड्रग में 3rd जनरेशन की ड्रग इसमें यूज कर पा रहे हैं। प्लस इसके बाद आप देख रहे हैं कि ओरल में सिफिक्जिम है, सिफोपोडेक्सिम है, सिफ्टिब्यूटिन है। तो सिफिक्जिम आप देख रहे हैं कि मार्केट में अधिकतर यूज हो रहे हैं, सिफिक्जिम हो जा रहे हैं, प्लस सिफोडॉक्सिन यूज हो रहे हैं। तो इनका ये देखते हैं ये टैबलेट रूप में है। वो टैबलेट रूप में क्यों है कि इनकी जो है कि आर पोजीशन पे बदलाव करके, आर पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, या तो हम कह सकते हैं इनके यक्स पोजीशन पे। यहाँ पर देख लेते हैं इनको हम थोड़ा सा कि जो यक्स पोजीशन है यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा करके, यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा करके हम इनके कंपोजिशन में थोड़ा सा हम बदलाव कर सकते हैं। 3rd जनरेशन सिफाइलोस्पोरिन टाइप की ड्रग है। तो हमने यहाँ पर कौन सा पैरेंटरली यूज किए थे? पैरेंटरली में कौन सा था? इसमें सिफ्ट्रोक्सोन हमने सिफ्ट्रोक्सोन को आईवी यूज किया था। हम इनका पैरेंटरल जो स्ट्रक्चर है, पैरेंटरल स्ट्रक्चर मतलब वो दोनों पैरेंटरल स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है, सभी का इनमें सेम है। इसका मतलब एक लेक्टम रिंग होगा, इस लेक्टम रिंग से एक डाइट हाइड्रोथायाजीन रिंग जुड़ा होगा और इससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े होंगे और 8 पोजीशन पर ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा होगा। 7 पोजीशन के एमाइड ग्रुप में कुछ बदलाव किए गए होंगे और यहाँ पर जो है C3 पोजीशन पे इनके बदलाव करके इनका सिफ्ट्रोक्सोन को यूज किया गया है। इनमें कुछ नहीं किया गया है, इसमें यह किया गया है कि इनके पोजीशन पे एक थायोटेट्राएजोलिडीन ग्रुप जोड़ा गया है। यहाँ पर CH2S, फिर इसके बाद यहाँ पर 6 मेंबर रिंग होगा। इस 6 मेंबर रिंग पे एन ग्रुप और यहाँ पे एन नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा और इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा होगा, यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा होगा और यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यह एक क्या है? यह एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यह क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यह एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप के होने के कारण इनको हम आईवी दे रहे हैं, ना कि हम ओरली यूज कर सकते हैं। अगर हम इनको ओरली देते हैं तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और इस पोजीशन को जो लेक्टम रिंग है, इस लेक्टम रिंग को एसिड क्या होते हैं वह ब्रेक कर देंगे। इसीलिए हम इसको इस एक्टिवेटिंग ग्रुप के लगाने के कारण, यह एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो क्या करेगा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको पेनेट्रेट इजीली कर जाता है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप के लगने के कारण। और इस पोजीशन पे हमने देखा है कि इस पोजीशन पर एक हमने डाई डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OCH3 यहाँ पर जुड़ा रहेगा और यहाँ पर एक एमीन ग्रुप जुड़ा रहेगा, एमीन ग्रुप जुड़ा है। तो ये रहा इनका, ये कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है सिफ्ट्रोक्सोन का।
सिप्ट्रोक्सन के इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा। इस एक्टिवेटिंग ग्रुप के कारण इसे हम ओरली यूज कर रहे हैं। बस अब कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट जनरेशन की जो ड्रगें होंगी जब हम इसमें इस थर्ड जनरेशन में अगर हम ओरली यूज करना चाहते हैं, अगर हम ओरली यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कौन सी ड्रग लेंगे, सिफिक्जिम जैसे ले लेते हैं। सिफिक्जिम हमने अगर ले लिया, सिफिक्जिम को हम ओरली यूज कर रहे हैं, मार्केट में अधिकतर यूज किए जा रहे हैं, इस समय सभी सबसे ज़्यादा यूज सिफिक्जिम में किए जा रहे हैं। तो इस सिफिक्जिम में हमने ये देखा है सिफिक्जिम में यहाँ पर ये वाले पोजीशन को एक्टिवेटिंग ग्रुप को यहाँ से हटा देते हैं। तो इसका मतलब इस एक्टिवेटिंग ग्रुप को अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड द्वारा प्रोपाइल ग्रुप लगा देते हैं, एक विनाइल ग्रुप लगा देते हैं। यहाँ पर हम CH डबल बॉन्ड CH2 एक विनाइल ग्रुप लगा देते हैं। इसका मतलब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। इस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बगल में ही बाकी ये सेम पोजीशन जो है वो वही रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये कर देना है कि इनको COOH कर देना है। यहाँ पर O रहेगा, यहाँ पर N के बाद OCH2COOH। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दिए हुए हैं। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ देने के कारण बाकी वाले पोजीशन पे यहाँ पर H ही रहेगा और इसके कारण यहाँ पर देखें हमने इसकी प्रॉपर्टी बदल गई। क्यों ऐसा प्रॉपर्टी हुआ, यहाँ पर हमने क्या लगा दिए, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिए। इस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के कारण अब ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन की जो है इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल रिएक्शन स्लो कर देता है। डीएक्टिवेटिंग का मतलब ये इस रिएक्शन इनकी प्रॉपर्टी के रिएक्शन की प्रॉपर्टी को स्लो कर देता है, जिसे हम SN1 बोलते हैं, SN1 बोल सकते हैं। तो इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी को जो होता है ये डिक्रीज कर देता है, जिससे अगर हम यह ओरली लेते हैं तो एसिड इसके लेक्टम रिंग को तोड़ नहीं पाता था। प्लस इसके बाद यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं और डाईथायोन ग्रुप जुड़ा, थायोएजोलिडिन रिंग जुड़ा हुआ है, जिससे इनका ये हो जाता है कि यह वो बैक्टीरिया के जो लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे थे उस लैक्टेमेज एंजाइम के प्रति ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो ये हमने देखा कि थर्ड जनरेशन में भी जब हमने देखा इनको स्पेक्ट्रम के आधार पर अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करते गए और जैसे जैसे स्पेक्ट्रम इनका जनरेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्पेक्ट्रम बढ़ते जाते हैं। एक बचता है फोर्थ जनरेशन की ड्रग। फोर्थ जनरेशन की ड्रग में सिर्फ हमने ये देखा है कि पैरेंटली यूज किए जा रहे हैं, ओरली नहीं है। तो अगर ओरली के लिए अगर हम चाहें भी अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा ये देख सकते हैं ओरली में कि अगर हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा देते हैं तो जो इसके R पोजीशन पर लगाया गया है, R पोजीशन पर बदलाव किया गया है, वो जो होते हैं या बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देते हैं। तो इसमें अधिकतर देखे जा रहे हैं कि पैरेंटली यूज हो रहे हैं, सिफिपाइम है, सिफिप्रोम है। ये है, ये इस टाइप की कैटेगरी की ड्रग भी यह क्या है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव की अधिकतर बैक्टीरिया जो होते हैं इनके प्रति इनको ये किल कर देते हैं। प्लस यहाँ पर एरोबिक और एनोरोबिक दोनों बैक्टीरिया को यह किल कर पाते हैं। ये फोर्थ जनरेशन की ड्रगें हैं। फोर्थ सिफिपाइम, बस यह किया गया है कि सिफिपाइम में यह किया गया है कि जो C3 पोजीशन था, जो C3 पोजीशन था उसमें क्वाटर्नरी यन मेथाइल पायरोलिडीन रिंग जोड़ दिया गया है। इसमें हम देखते हैं कि जो इस वाले में है इसके जो फोर्थ पोजीशन पे है उस पोजीशन पर क्वाटर्नरी पायरोलिडीन रिंग जोड़ दिया गया है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे है और इनकी थोड़ी सी उस केस की केमिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जाती है। तो हम लिखते हैं, वो करते हैं, शुरू करते हैं। फोर्थ जनरेशन सिफाइलोस्पोरिन। इसमें क्या है, सभी पैरेंटली यूज किए जा रहे हैं, और इसमें जो ड्रग होगा वो हम कर रहे हैं सिफिपाइन क्या है, पैरेंटली यूज कर रहे हैं। पैरेंटली यूज करने का मतलब ये है कि इसका जो C3 पोजीशन है उस पर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप हम लगा रहे हैं। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये लैक्टम रिंग हो गया, लैक्टम रिंग से ये डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग जुड़ा हुआ है, इसके सेकंड पोजीशन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और सेकंड और थर्ड के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा और इस 8 पोजीशन पर क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एमाइड ग्रुप होगा। बाकी R पोजीशन पर जोड़े जाएंगे, अलग अलग कंपाउंड हम इनका जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस वाले पोजीशन पे हमने देखा कि यहाँ पर हम एक पायरोलिडीन रिंग जोड़ देते हैं। पायरोली रिंग जोड़ने के कारण क्या होती है
कि इनकी जो होती है ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, 5 मेंबर होगा, सॉरी ये 5 मेंबर होगा, ये 5 मेंबर रिंग है। तो इनमें यह होगा पायरोलिडीन रिंग है, प्लस इसके बाद यहाँ पर जो R पोजीशन है, इस R पोजीशन पे थायाएज़ोल ग्रुप, अमीनो थायाएज़ोल ग्रुप लगा दिया गया है। इस अमीनो थायाएज़ोल ग्रुप के कारण इनकी प्रॉपर्टी पैरेंटरली में यूज हो जाती है। यहाँ पर एक होगा NH2 और यहाँ पर होगा नाइट्रोजन, और यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर सल्फर होगा और यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, सल्फर और नाइट्रोजन ये हो गए। और इस पे इस वाले पोजीशन से जुड़ा होगा, ये जुड़ा होता है NH डबल बॉन्ड O, ये यहाँ से जुड़ा होता है, और यहीं से एक जुड़ा होता है एमीन ग्रुप से, यहाँ से डबल नाइट्रोजन OCH3। ये क्या है? सिफिपाइन। सिफिपाइन जो है यह एक यूज कहाँ पर हो रहा है? यह पैरेंटरली यूज हो रहा है, पैरेंटरली यूज हो रहा है। किसके कारण? यहाँ पर एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। एक्टिवेटिंग ग्रुप के कारण क्या होते हैं हम इन्हें, ये अगर हम ओरली यूज नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो होता है अगर हम ओरली यूज करेंगे तो ये लैक्टम रिंग को तोड़ देता है एसिड की उपस्थिति में। प्लस इसके बाद यहाँ पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये देखा गया कि अगर हम इस पोजीशन को बदलाव कर देते हैं, 4th जनरेशन से नीचे हो जाता है। 4th जनरेशन में इसकी क्वालिटी क्या है कि यहाँ पर ये एक केटायन बना हुआ है, ये इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, जो क्या करता है यह है कि उनको जो लैक्टमेज एंजाइम है उस लैक्टमेज एंजाइम को यह न्यूट्रलाइज कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि 4th जनरेशन की जो ड्रगें हैं वो लैक्टमेज एंजाइम के प्रति भी रेजिस्टेंस हैं, लैक्टमेज एंजाइम के प्रति रेजिस्टेंस हैं। प्लस इसके बाद यह जो होती है ओरली तो नहीं दिए जा रहे हैं, प्लस यह एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो होती है एंटीबायोटिक की, सेल वॉल सिंथेसिस की, वह सभी इन 3 जनरेशन के ऊपर जो है 4th जनरेशन वाले में इनमें देखा गया कि मोर होती है, प्रॉपर्टी अधिक होती है। तो इनके हम क्लासिफिकेशन कर लिए, क्लासिफिकेशन इनके बारे में हम जान लिया, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जान लिए। अब इसके बाद जो होते हैं हम इनकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बचा हुआ है यूज भी हमने देख लिया कि अधिकतर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दोनों में यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं हम उसको कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया में यूज हो रहते हैं। अगर हम सिफाइलोस्पोरिन का यूज देखते हैं, सिफाइलोस्पोरिन का यूज अगर हम देख लेते हैं, इनमें यूज कर सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, गोनोरिया, टाइफाइड, यस टाइफी वो जो होते हैं उनके पर टाइफाइड के प्रति। इसके बाद सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, यहाँ तक कि हम ये देखे जाते हैं ट्रैकिया में जो इन्फेक्शन होते हैं उनके प्रति भी हम ये इनकी इस टाइप के ये सिफाइलोस्पोरिन ड्रग जो होते हैं यूज होते हैं। हम अधिकतर जो होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम ये यूज कर सकते हैं कि सिफाइलोस्पोरिन जो होते हैं हम यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसका मतलब यह हुआ कि सिफाइलोस्पोरिन की जो पैरेंटरल स्ट्रक्चर है, जो मदर स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में किसी ग्रुप में अगर बदलाव करते हैं COOH, अगर किसी भी ग्रुप में बदलाव करते हैं तो उससे क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टी में क्या बदलाव आते हैं। NH डबल बॉन्ड R, इसको हम थोड़ा सा और कर सकते हैं, यहाँ पर C अल्फा 1 अल्फा, और यहाँ पर एसिटाइल, यहाँ पर हम एरोमेटिक कंपाउंड जोड़ दे सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लिया कि एरोमेटिक कंपाउंड जोड़ देते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी में यहाँ पर कर सकते हैं कि इस वाले पोजीशन को हम कर सकते हैं कि 7 अल्फा, 7 अल्फा। इनकी नंबरिंग कर देते हैं। इनकी नंबरिंग हम नाइट्रोजन से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 पोजीशन पर 7 अल्फा है। 7 अल्फा पोजीशन पर अगर हम कोई ग्रुप लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर होगा 6 अल्फा, 6 अल्फा। यहाँ 6 अल्फा पोजीशन पे अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, और इस एमाइड ग्रुप के एमाइड ग्रुप पे अगर इस कार्बन पोजीशन पे अल्फा और अल्फा डैश की जगह पर कोई बदलाव करते हैं तो कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो हम कहते हैं कि पहले सल्फर ग्रुप को लगा देते हैं।
सल्फर ग्रुप को अगर किसी दूसरे कंपाउंड से या ऑक्सीजन से या किसी दूसरे कंपाउंड से अगर इसे हम रिप्लेस कर देते हैं तो इनकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी लॉस हो जाती है, बैक्टीरियल एक्टिविटी लॉस हो जाती है। इसका मतलब इनकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब इस 5 पोजीशन पे सल्फर ग्रुप का होना कंपलसरी है। फिर इसके बाद हम आते हैं थर्ड पोजीशन पे हम यहाँ कर सकते हैं, अगर इस पोजीशन पे डीएक्टिवेटिंग या एक्टिवेटिंग दोनों ग्रुप लगा करके ओरली या पैरेंटरली यूज कर सकते हैं। इनके हम डीएक्टिवेटिंग या एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा करके हम पैरेंटरली यूज कर सकते हैं या ओरली यूज कर सकते हैं, इनमें दोनों में लगा करके, जिससे क्या होता है कि यह बीटा लैक्टेमेज एंजाइम के प्रति ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं और यह इनके पास ये होता है कि जो लैक्टम रिंग है, इस लैक्टम में जो एसिड है वह इसे लैक्टम रिंग को तोड़ नहीं पाता है। सेकेंड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी प्रॉपर्टी जो होती है उनकी शो करने के लिए जरूरी होती है। 6A पोजीशन पे इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के लिए 6A पोजीशन पे हाइड्रोजन ग्रुप का होना कंपलसरी है। अगर हम किसी दूसरे कंपाउंड से ये रिप्लेस कर देते हैं तो इनकी जो होती है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी खराब हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पोजीशन पे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अब हम आते हैं 7 पोजीशन पे 7 अल्फा पे पोजीशन पे हम यह कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एसिटाइल मेथॉक्सी ग्रुप जोड़ देते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। मेथॉक्सी ग्रुप जोड़ने के कारण इनकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। अल्फा पोजीशन पे यह देखा गया कि एमीन ग्रुप अगर जोड़ दिया जाए, इस वाले पोजीशन पर अगर एमीन ग्रुप जोड़ दिया जाए, एमीन ग्रुप जोड़ देते हैं तो इन